नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबकी रसोई का एक अहम हिस्सा है। हमारी प्राचीन रसोई परंपराएं और आज का आधुनिक फूड साइंस कैसे आपस में जुड़ते हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें दिखाएगी कि जिन्हें हम सदियों पुरानी साधारण सी रेसिपीज मानते आए हैं, वे असल में बहुत ही एडवांस्ड साइंस का बेहतरीन उदाहरण है। जरा इस बारे में सोचिए, एक ताजा आम गर्मी के मौसम में बस एक हफ्ते में ही सड़ जाता है ना? लेकिन उसी आम का अचार, वही गर्मी, वही कमरे का तापमान, 2 साल तक बिल्कुल खराब नहीं होता। ऐसा कैसे? कोई जादू तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 100% विशुद्ध विज्ञान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। खाना खराब क्यों होता है, नमक और ऑस्मोसिस का साइंस, तेल का सुरक्षा कवच, धूप का असली काम, एंटीमाइक्रोबियल मसालों का मैजिक और आखिर में आधुनिक विज्ञान बनाम हमारी परंपरा। सेक्शन 1, खाना आखिर खराब क्यों होता है। देखिए, खाने के 3 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। पहला, बैक्टीरिया और फंगस जैसे सूक्ष्म जीव जो खाने को लगातार तोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हवा में मौजूद ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीडेशन होता है और खाने का रंग रूप बिगड़ने लगता है। और तीसरा, खाने के अंदर के अपने ही एंजाइम जो भीतर से उसे सड़ाते हैं। अब सोचिए, हजारों साल पहले कोई माइक्रोबायोलॉजी की लैब तो थी नहीं, फिर भी इन प्राचीन तरीकों ने बिना किसी लैब के इन तीनों बायोलॉजिकल और केमिकल दुश्मनों को पूरी तरह से हरा दिया। कमाल की बात है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, नमक और ऑस्मोसिस का विज्ञान। अब ये ऑस्मोसिस क्या बला है। चलिए कल्पना करते हैं कि एक बैक्टीरिया पानी से भरा हुआ एक छोटा सा घर है और पानी ही उसे जिंदा रखे हुए है। जैसे ही हम उसमें नमक डालते हैं, वो नमक एक वैक्यूम क्लीनर की तरह उस बैक्टीरिया के घर का सारा पानी बाहर खींच लेता है। पानी गया और बैक्टीरिया खत्म। तो बुनियादी तौर पर नमक ऑस्मोसिस के जरिए बैक्टीरिया की लाइफलाइन ही पूरी तरह से काट देता है। फूड साइंस में इस पूरी प्रक्रिया को नापने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है, जिसे वाटर एक्टिविटी या AW कहते हैं। ये 0 से 1 के बीच का एक पैमाना है। यह बताता है कि बैक्टीरिया के पनपने के लिए खाने में कितनी नमी उपलब्ध है। बैक्टीरिया को हाई वाटर एक्टिविटी वाले माहौल में पनपना बहुत पसंद है। और यहीं पर एंट्री होती है इस जादुई नंबर की, 0.85। एक ताजे आम की वाटर एक्टिविटी 0.97 होती है, जो किसी भी बैक्टीरिया के लिए जन्नत से कम नहीं है। लेकिन जैसे ही उसमें सही मात्रा में नमक मिलाया जाता है, बूम, ये लेवल गिरकर सीधे 0.85 पर आ जाता है। यहां आकर माहौल इतना बंजर हो जाता है कि बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाता। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि परफेक्ट कैलकुलेशन है। सेक्शन 3, तेल की सुरक्षात्मक ढाल। हम सब जानते हैं कि तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होते, ठीक? तो अचार के ऊपर जो तेल की मोटी परत होती है, वो सिर्फ दिखने के लिए नहीं होती। वो एक सॉलिड फिजिकल सील या बैरियर बनाती है। ये ऑक्सीजन को अंदर आने ही नहीं देती। ऑक्सीजन नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं। इसका मतलब सालों तक वही रंग, वही स्वाद सुरक्षित रहता है। और हाँ, वो बैक्टीरियाज जिन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो भी वहां दम तोड़ देते हैं। वैसे सभी तेल एक बराबर काम नहीं करते। सरसों के तेल में अपना ही एक सीक्रेट वेपन छिपा है। इसमें एल्ल आइसोथायोसाइनेट नाम का एक प्राकृतिक एंटी माइक्रोबियल केमिकल होता है। नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन यही वो चीज है जो सरसों के तेल को उसका असली तीखापन देती है। और सबसे जरूरी बात, ये खाने को सुरक्षा की एक अभेद्य एक्स्ट्रा लेयर भी दे देती है। पुरानी रेसिपीज में अक्सर ये हिदायत दी जाती है कि तेल को पहले धुआं उठने तक गर्म किया जाए और फिर उसे पूरी तरह ठंडा होने दिया जाए। इसके पीछे भी एकदम सटीक साइंस है। गर्म करने से तेल के भीतर मौजूद हानिकारक तत्व नष्ट हो जाते हैं और जब उसे पूरा ठंडा करते हैं, तब जाकर हमारा वो रक्षक कंपाउंड यानी एल्ल आइसोथियोसाइनेट एक्टिवेट होता है। ये रसोई में होने वाला एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है। सेक्शन 4, धूप की भूमिका। अचार की बरनी को धूप में रखना, ये एक तीर से 3 निशाने लगाने जैसा है। पहला, धूप सतह की बची खुची नमी को वाष्पित कर देती है, जिससे वाटर एक्टिविटी और गिर जाती है। दूसरा, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे सतह के बैक्टीरिया को मार गिराती हैं। और तीसरा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दिन की गर्मी और रात की ठंड से जो थर्मल साइक्लिंग होती है, वो मसालों के स्वाद को अंदर तक गहराई में रिसने में मदद करती है। एक साधारण सी धूप और इतने सारे वैज्ञानिक फायदे। सेक्शन 5, एंटीमाइक्रोबियल मसाले। अब जरा इन मसालों के अंदर छिपे विज्ञान को समझते हैं।
हल्दी में कर्क्यूमिन होता है, जो बैक्टीरिया और फंगस दोनों का दुश्मन है। मेथी में सैपोनिन होते हैं, जो खास तौर पर फफूंद या मोल्ड को रोकने के मास्टर हैं। कलौंजी में थाइमोक्विनोन नाम का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल होता है, जो हर तरफ से वार करता है। और सरसों के दानों में सिनेग्रिन होता है, जो थोड़ी सी गर्मी पाते ही बैक्टीरिया का सफाया करता है। तो असल में ये सिर्फ मसालों का मिक्सचर नहीं है, ये हजारों सालों की रिसर्च से तैयार किया गया एक परफेक्टली इंजीनियर्ड एंटीमाइक्रोबियल कॉकटेल है। सेक्शन 6 आधुनिक विज्ञान और प्राचीन परंपरा की तुलना। बाईं ओर देखिए, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट, BHA, BHT जैसे मॉडर्न प्रिजर्वेटिव्स जो आज की बड़ी बड़ी लैब्स में बनाए जाते हैं। और दाईं ओर देखिए, नमक, तेल, मसाले और धूप। ये बात जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि हमारे पूर्वजों के ये प्राचीन तरीके आज के इन हाईटेक लैब वाली चीजों का ही काम कर रहे हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के और हजारों सालों से। ये कोड देखिए, मुझे लगता है ये सब कुछ एक लाइन में कह देता है। पारंपरिक मिट्टी का बर्तन सिर्फ रेसिपी रखने का डिब्बा नहीं है, ये भारत की सबसे पुरानी जीवित फूड साइंस प्रयोगशाला है। इसके अंदर चलने वाली रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं आज की किसी भी टॉप टियर लैब से कम थोड़ी हैं। तो सब कुछ जानने के बाद एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना बनता है, इस शानदार केमिस्ट्री को समझने के बाद क्या किसी भी साधारण से दिखने वाले संरक्षित भोजन के जार को कभी उसी नजर से देखा जा सकेगा? हमारी अपनी रसोई के डिब्बों में ही कितना गहरा विज्ञान भरा पड़ा है, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। उम्मीद है कि इस चर्चा से कुछ नया सीखने को मिला होगा। साइंस को उसके बेसिक रूप में समझने का अपना एक अलग मजा है।